Assalamualaikum students. Hope so all of you are fine and doing very well in your life. ये हमारा लेक्चर 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने आप लोगों को पहला लेक्चर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि जो भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन लास्ट भी पूछना चाहिए था कि मिस कार्बन ही क्यों एलिमेंट ऑफ लाइफ है, हम क्यों कार्बन को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करें, वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग any other element, why we are not discussing silicon, why we are not discussing germanium, why we are not discussing lithium, aluminum, why we are not discussing other elements, why we are only discussing carbon. हम कार्बन को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम क्यों और किसी और एलिमेंट को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे. दिस इज़ अ क्वेश्चन एंड इट शुड बी राइज इन योर माइंड. आपके दिमाग में क्वेश्चन यकीनन राइज होना चाहिए था कि भाई कार्बन ही क्यों, वाई कार्बन. देखो ये क्वेश्चन नहीं उठा, बहुत गलत बात है. खैर मैं अब बता देती हूँ. पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है. इन 118 एलिमेंट्स में से अगर आप कार्बन को निकाल देंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 117 बचेंगे. 118 है तो जब एक निकाल दोगे कार्बन को तो 117 बचेंगे. तो ये जो 117 है ना, ये सब जो बनाएंगे ना कंपाउंड्स, ये सब मिलके सिर्फ 1% कंपाउंड्स बना पाएंगे बस. तो 99% कंपाउंड्स कौन बना रहा है? 99% कंपाउंड्स में कौन सा एलिमेंट शामिल है? अगर हम 1% कंपाउंड्स की बात करते हैं तो 1% कंपाउंड्स के अंदर जो मौजूद होंगे एलिमेंट्स वो ये 117 होंगे कार्बन को हटा के. लेकिन जो 99% कंपाउंड्स हैं ना, उनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन मौजूद होगा. जैसे हमारे अंदर प्रोटीन कितना ज़्यादा मौजूद है तो हमारे अंदर भी कार्बन मौजूद होता है हमारे प्रोटीन के अंदर. कैसे कि हमने पढ़ा था कि कार्बन के एक तरफ होता है R ग्रुप, एक तरफ होता है RH ग्रुप, एक तरफ होता है COOH ग्रुप, एक तरफ होता है NH2. यानी कि कार्बन तो हमारे इसमें भी है, प्रोटीन में भी है. तो कार्बन क्या है? कार्बन जो है वो 117 अगर आप एलिमेंट्स देखते हैं तो वो सिर्फ 1% बना रहे हैं, जबकि कार्बन 9% बना रहा है. अच्छा, अब क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि मिस क्यों कार्बन ही क्यों 99% कंपाउंड्स बना रहा है? तो बेटे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है. सबसे पहली उसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होती है? देखो लॉन्ग चेन्स बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक है, वो कहलाती है कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या है? लिख लो डेफिनेशन. द एबिलिटी, यहाँ पे इसका वर्ड ये लिखा हुआ है, ये इसकी स्पेलिंग है कैटिनेशन की. तो अब इसकी डेफिनेशन लिख दो. द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स. द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन. द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स is called catenation. The word catenation means self linkage. ठीक है, अब समझो डेफिनेशन क्या कहती है. डेफिनेशन ये कहती है कि कार्बन जो है ना, ये लंबी लंबी चेन्स बना सकता है. जैसा आप इसके अंदर देख रहे हैं, जैसा आप इसके अंदर देख सकते हैं, लीनियर चेन भी बना सकता है, मतलब ऐसे सीधी भी बना सकता है और ऐसे करके ब्रांच भी बना सकता है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखो रिंग भी बना रहेगा, रिंग्स भी बना सकता है, ऐसी रिंग्स बना सकता है, ऐसी रिंग्स. इसको आप पढ़ेंगे आगे. इस तरह का एक कंपाउंड बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है. तो देखो ब्रांच चेन भी बना रहा है, लीनियर चेन भी. यानी कि कार्बन जो है वो कैसे जुड़ रहे हैं? बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं. जैसे आप तस्बीह पढ़ते हैं ना तो आप कहते हैं 1000 दानों की तस्बीह है, ये 10,000 दानों की तस्बीह है. ऐसे ना तस्बीहें भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है. तो ऐसी कार्बन जो है ना, ये बहुत सारे मिलकर ना लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं. तो ये एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि हम इससे बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है. अच्छा भाई, अब क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए कि मिस कार्बन ही क्यों कैटिनेशन कर रहा है, वाई, क्यों और दूसरे एलिमेंट्स कैटिनेशन नहीं कर रहे. देखो जैसे मिस लिथियम है, ग्रुप 1A का, ग्रुप 2A है उसका, हमारे पास क्या कहते हैं उसका एल्युमिनियम है हमारे पास, ग्रुप 3A का बोरोन है हमारे पास. तो ये सब लोग ग्रुप 2A में, सॉरी वो नहीं होता, एल्युमिनियम नहीं होता, एल्युमिनियम तो ग्रुप 3A में होता है. तो ये सारे जो हैं ग्रुप 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, इतने सारे एलिमेंट्स हैं. सिर्फ कार्बन ही क्यों कैटिनेशन कर रहा है? देखो इसलिए कर रहा है क्योंकि कार्बन की है टेट्रावेलेंसी. क्या है? टेट्रावेलेंसी. यानी कि उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस यानी बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है. आपको पता है ना, यहाँ पे देखो आपको ना इस तरह से दिया हुआ होता है आपके पीरियोडिक टेबल में कार्बन और उसके ऊपर लिखा होगा 6 और नीचे 12. 6 का मतलब ये है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. और 12 का मतलब ये है कि इसका एटॉमिक मास है.
तो हमने अभी एटॉमिक मास को नहीं देखना, हम अभी सिर्फ इसके 6 जो नंबर है ना ऊपर गिवन है उसको देखेंगे। यानी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा था कि पहले जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जो कि के शेल होता है। उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में बाहर वाले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो एल शेल है, और उसके बाद अभी नहीं आ सकते क्योंकि कार्बन के पास है ही टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अरेंज हो गए। ये आप इस डायग्राम से और अच्छे से देख सकते हैं। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए पहले एल शेल में, ये के शेल है, के शेल में कितने आ रहे हैं, देखो 4 आ रहे हैं, ठीक है। ये एक शेल है, जो सर्कल है ना ये एक शेल है। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन शेल है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। टेट्रा कहलाता है, टेट्रा कहलाता है, यानी टेट्रा मतलब होता है 4। तो टेट्रा वैलेंसी है इसकी, यानी वैलेंस मतलब बाहर और टेट्रा मतलब 4, तो बाहर वाले उसमें 4 वैलेंसी। इसकी वजह से कार्बन चारों तरफ से बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन्स बना सकता है। देखो कैसे, हमने यहाँ पे देखा कि ये तो देखो कैटेनेशन दिखा रहे हैं। आप यहाँ देखो, कार्बन के पास ऐसे 4 बॉन्ड्स बनेंगे। एक इसने यहाँ हाइड्रोजन से बनाया, एक यहाँ हाइड्रोजन से बनाया, एक यहाँ हाइड्रोजन से बनाया, एक यहाँ हाइड्रोजन से बनवाया। अब आपको पता है कार्बन की यहाँ वाला जो शेल था, यहाँ देखिए एक और दफ़ा मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये है कार्बन का वैलेंस शेल, ये हाइड्रोजन आ रहेगा, ठीक है। ये इसका वैलेंस शेल है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको पता है ना हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो ये दोनों मिलके बना लेंगे 1 बॉन्ड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 1 बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ऐसे यहाँ पे 1 बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ही यहाँ पे 1 बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ। अब देखो, अब बात को समझने की कोशिश करो कि मैं अब इसको सिंपल सा थोड़ा सा बस एक इस वाले कार्बन का बॉन्ड दिखा रही हूँ आपको, हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। आप देख रही हैं कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। याद रखना है, दोनों क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, याद रहेगी बात। तो ये एक तरफ से यहाँ से बॉन्डिंग कर रहा है, एक तरफ से यहाँ से बॉन्डिंग करेगा, एक तरफ से यहाँ से, यानी कि 4 दफ़ा 4 बॉन्डिंग करेगा ये। आप ग्रुप क्या कहते हैं 1A में चली जाओ, 1A में लिथियम में जाओ, तो लिथियम के बाहर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। 1A में आ रहा है ना, 1A का मतलब है बाहर वाले शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा। ग्रुप 2A कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2। ग्रुप 3A कितने बनाएंगे, 3। ग्रुप 4A कितने बनाएंगे, 4। तो ग्रुप 5A को तो 5 बनाने चाहिए ना, लेकिन वो 5 नहीं बनाते, ठीक है। वो 5 नहीं बनाते, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वो 5 नहीं बनाते, वो भी मतलब बनाते 2 बनाते, 3 बनाते, यानी 5 नहीं बनाते, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स बनाता है ना, यानी जो चारों तरफ से बॉन्डिंग करता है वो कार्बन करता है, ठीक है, और बाकी कोई भी नहीं करता। अच्छा भाई, तो मिस ग्रुप 4 के अंदर तो सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, लीड भी है, ये सारे एलिमेंट्स हैं ना ग्रुप 4 के अंदर, 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब क्वेश्चन आपका ये राइज होना चाहिए कि मिस ग्रुप 4A के तो तमाम ही एलिमेंट्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन ही क्यों बना रहा है। देखो, ड्यू टू स्मॉलर रेडियस, याद रखना, क्योंकि जो स्मॉल रेडियस है ना, इसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए सिर्फ टेट्रावैलेंसी होना देखो काफ़ी नहीं है, बल्कि स्मॉल साइज़ भी होना चाहिए। वरना क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का साइज़, अब देखो सिलिकॉन जो है इसके अंदर है 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ कार्बन एंड सिलिकॉन का साइज़ एज़ कम्पेयर टू कार्बन एंड सिलिकॉन को। कार्बन सिलिकॉन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी लोड हो रहा है, ज़रा थोड़ा सा मैं ये खोल लूँ। अच्छा भाई, चलो भाई, चलो नेट, चलो, हाँ भाई चल गया। मेरा बड़ा मसला है, मुझे टाइपिंग सही नहीं होती मुझसे आजकल, ये बड़ा मसला हो रहा है। नेट वालों ने बहुत मसले किए हैं भाई। चल जाओ, चल जाओ, नेट ही बड़ा स्लो है भाई, फ़ोन भी हैंग हो गया यार मेरा तो। हाँ भाई, ये देखो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया मुझे। हाँ भाई, इसमें देखो कहाँ गया मेरा पेन। हाँ, यहाँ आ जाओ। इसमें देखो कार्बन का साइज़ देखो और सिलिकॉन का साइज़ देखो, इसके मुकाबले में कार्बन इतना आ रहा है, सिलिकॉन कितना है, क्योंकि सिलिकॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14, तो सिलिकॉन के अंदर शेल्स कितने आ रहे हैं, 3, जबकि कार्बन के अंदर है 2 शेल्स, तो सबसे छोटा कार्बन है। फिर अगर आप जर्मेनियम का देखोगे ना, ये देखो
जर्मेनियम के अंदर आ गए 4 शेल्स, इसके अंदर थे 3 और कार्बन के अंदर है 2। तो सबसे छोटा साइज़ किसका है? कार्बन का। अब समझ आया कि सिर्फ टेट्रावैलेंसी काफ़ी नहीं है बल्कि स्मॉलर रेडियस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर स्मॉल रेडियस होगा ना तो तभी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है बॉन्ड देखो 2 तरह के हमने पढ़े, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं? जब अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, शेल एटम का साइज़ बहुत बड़ा है, तो कोई और आएगा एटम, वो उसका ना इलेक्ट्रॉन छीन कर भाग जाएगा, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है ना। तो उन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो कम होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आएगा, वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन छीन कर भाग जाएगा। ये कैसा होता है, ये बात ही कंसेप्ट्स में आपके आखिर में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। पहले इतनी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया तो वो कहलाता है आयनिक। या किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन खुद किसी को दे दिया तो वो भी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, यानी कि किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देना, ये कहलाता है आयनिक। लेकिन कोवेलेंट ऐसा होता है कि आप ये समझें कि एक रोटी आपके पास है, ठीक है, और एक रोटी किसी और के पास, और आपने क्या, एक रोटी, एक के पास रोटी, एक के पास सालन है। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने शेयरिंग कर लिया। आप लोगों ने शेयरिंग करी तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उसने सालन शेयर किया, आपने रोटी शेयर कर दी, तो आप लोगों ने बॉन्ड बना के खा लिया, आप लोगों की बॉन्डिंग हो गई। हम ऐसे ही कहते हैं ना कि भाई मेरी फ्रेंडशिप हो गई, मेरी बॉन्डिंग हो गई। तो क्या है कि अब देखो स्मॉल साइज़ है, तो क्या है, स्मॉल साइज़ है तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं किसी को, लेकिन हाँ उसके साथ शेयर कर लेगा और दूसरा वाला भी उसके साथ शेयर करेगा। तो स्मॉल साइज़ की वजह से क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो इसकी वजह से कार्बन जो है, एक तो वो टेट्रावैलेंट है, याद रखना, दूसरा उसके अंदर कैटिनेशन की एबिलिटी है, तीसरा उसका स्मॉलर रेडियस है, इसलिए कैटिनेशन भी सिर्फ वही करेगा, इसलिए तमाम प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा उसी में पाई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बड़े रेडियस में एटम शेयर करने के बजाय लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर छोटा होगा ना रेडियस तो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, अगर बड़ा रेडियस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। अगर एटम का साइज़ स्मॉल होगा तो वो ना तो गेन करेगा और ना लूज़ करेगा, बल्कि शेयर करके लॉन्ग चेन बनाएगा। ये सब कुछ हमने अभी कार्बन के बारे में 12 मिनट की डिटेल डिस्कशन किया। अभी तो इसके अंदर और भी बहुत बात है, अभी तो मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सब समझाना है, लेकिन ये सब कब समझाऊंगी, जब आपके इस चीज़ में कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो नेचुरल सोर्सेज होती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो मेनली हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं, ठीक है। अब इनमें हम आगे पढ़ेंगे, इसके अलावा कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब जो है ना मेजर मिनरल लेगा किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उसमें मेजर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कोल है, नेचुरल गैस है और हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम है, ठीक है। हम सबको डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास एनिमल्स होते हैं, कोल होती है, नेचुरल गैस होती है, पेट्रोलियम होता है। ये 4 चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्सेज हैं, यानी इनसे हमें इन 4 चीज़ों से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल और प्लांट किंगडम की। एनिमल जो है वो प्रोड्यूस करता है फैट, प्रोटीन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब चीज़ें क्या है। देखो यूरिया जो होता है वो हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, कि हम खाद वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है, एनिमल से प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्लांट्स जो होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे शुगर है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सब हमारे खाने में यूज़ हो रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अब बात करते हैं कोल की। मैं इसकी स्लाइड निकाल लेती हूँ जो मैंने बनाई हुई है, ये सब तो आपने पढ़ लिया है। हाँ देखो, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी नामियाती मुरक्कबात, यानी जो कंपाउंड्स हैं ना उसको मुरक्कबात भी कहते हैं, कि इनके कुदरती ज़राए क्या हैं। तो देखो मैंने आपको बताया एनिमल्स, प्लांट्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये 4 होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एनिमल्स का नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता है ना कि 4 होते हैं, कोल, कोयला, नेचुरल गैस जो आपके घर में सुई गैस आ रही होती है, और पेट्रोलियम। सबसे पहले बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और फॉर्मेशन ऑफ कोल, यानी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोल की। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोल बनता कैसे। देखो कोल की फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो कोल की फॉर्मेशन कब होती है, जब कोई प्लांट जो है वो डिकम्पोज होता है, सड़ता है, ठीक है। आप किसी प्लांट को ज़मीन में दबा दो तो जब डिकम्पोज होगा तो उससे हमारे पास क्या होगा, उससे हमारे पास कोयला बनेगा, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, तमाम चीज़ों को पढ़ें, फिर मैं आगे इसको डिस्कस करती हूँ। हाँ, हम बात कर रहे थे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट की। तो होता क्या है, देखो प्लांट जो है ना, सबसे पहले जब वो डिकम्पोज होता है ना तो उससे सबसे पहले बनता है पीट। याद रखना, सबसे पहले बनता है पीट। ये यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है ये, ठीक है।
अच्छा, पीट के बाद बनता है लिग्नाइट। लिग्नाइट यानी सबसे पहले प्लांट जो है वो उसको ज़मीन में दबा दिया, दबाने के बाद ज़ाहिर है वो गलना सड़ना शुरू होगा, तो पहले बनेगा पीट, पीट से बनेगा लिग्नाइट। क्या बनेगा? लिग्नाइट। लिग्नाइट से बनेगा बिटुमेन या बिटुमिनस कोल या, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बनेगा एंथ्रासाइट। सही। अच्छा, अब देखो लिग्नाइट जो है ना ये लो ग्रेड कोल है, यानी सबसे कम दर्जे का कोल है। इस कोल का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये पानी की तरह का सा विस्कस सा होता है, चिपचिपा सा होता है। फिर आता है बिटुमेन या बिटुमिनस कोल, या इसको हम मीडियम ग्रेड कोल भी कहते हैं, दरमियाने दर्जे का कोल होता है। इसी कोल को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ये वाला कोयला हमारे ज़िंदगी में ज़्यादा यही यूज़ हो रहा होता है। फिर आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट तो भाई बनता ही, एंथ्रासाइट को बनने के लिए काफ़ी हज़ार साल दरकार हैं, तो ये कहलाता है हाई ग्रेड कोल, अच्छे दर्जे का कोयला होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। तो ये कोयला है ना इस तरह से बनता है। आपको ये बात समझ आई मेरी? आप थोड़ा सा अपनी बुक की तरफ आ जाएं। इसमें देखें कोल जो है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसके अंदर ये ज़्यादातर किससे कंसिस्ट होता है? कार्बन पे होता है। ज़ाहिर है कोल है ना कार्बन का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ अमाउंट में थोड़ी सी परसेंटेज दूसरे एलिमेंट्स की भी होती है। जो कोल की क्वालिटी होती है ना वो ये होती है कि हम इसको एनर्जी के सोर्स पे यूज़ करते हैं, यानी हम कोल को जलाते हैं, इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। द रैंकिंग रन्स फ्रॉम लो ग्रेड पीट। हमने पढ़ा कि इसके अंदर सबसे पहले बनेगा पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद हमारे पास बनता है बिटुमेन, उसके बाद हमारे पास हाई ग्रेड का बनता है एंथ्रासाइट, ठीक है। सॉफ्ट बिटुमिनस कोल इज़ मच मोर प्लेंटिफुल देन हार्ड कोल एंथ्रासाइट, यानी कि जो सॉफ्ट बिटुमिनस कोल होता है ना, यानी जो मीडियम दरमियाने दर्जे का कोल होता है, वो हमारे लिए ज़्यादा प्लेंटिफुल होता है, ज़्यादा यूज़फुल होता है एज़ कम्पेयर टू एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो बहुत हार्ड कोल होता है। इसके अंदर बहुत सारे कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर ना कुछ क्वान्टिटीज़ होती है अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। When coal is heated in absence of air in an oven, जब आप कोल को जलाओगे हवा की गैर मौजूदगी में, ठीक है, तो इसकी होगी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। याद रखना, जब हम कोयले को जलाते हैं किसमें? हवा की गैर मौजूदगी में, तो उसकी क्या होती है? उसकी होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन लिखो। When a substance is heated in absence of air is called, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस ही हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कब होती है? अगर कोई इम्प्योरिटी सॉलिड में से अलग करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी। जैसे बिटुमेन जो है ये सॉलिड है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर से इम्प्योरिटी को अलग करके कोयला निकालना है, तो हम इसको जलाएंगे। हम इसको कैसे जलाएंगे? हम इसको हवा की गैर मौजूदगी में जलाएंगे, तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर आप लिक्विड को जलाओगे ना हवा की गैर मौजूदगी में, तो वो कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोयले का क्या कहलाती है? कोयले की कहलाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। अच्छा भाई, दोबारा से आ जाओ पिक्चर की तरफ, मैं स्लाइड्स की तरफ लाती हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने पास लिख लेना। ये सेकेंड ईयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंड ईयर वाले तो लास्ट में लिखेंगे, तो आप लोग जस्ट गो थ्रू कर लें, आप लोगों ने भी आगे पढ़ना है। देखो लिग्नाइट, मैं तो ये कहूँगी कि 9 के बच्चे, मैट्रिक के बच्चे भी ना ये लिख लें, क्योंकि चैप्टर आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूरी इसके ऊपर आधी केमिस्ट्री है सेकेंड ईयर की, समझ रहे हैं आप लोग। तो लिग्नाइट जो है ये लाइट ब्राउन कलर का होता है कलर में, ठीक है। इसका कलर बहुत लाइट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इसके अंदर विस्कस इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी चिपचिपी इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है। मैंने आपको बात बताई थी ना, ये स्पंज की तरह का होता है, और ये ना ये जल नहीं सकता, ये नॉन फ्लेमेबल है। जब ये जलेगा नहीं तो हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जलेगी, जो चीज़ फ्यूल होती है ना, जो चीज़ जले वो फ्यूल होती है। जब कोई चीज़ जलेगी नहीं तो वो क्या होगी? वो फ्यूल नहीं होगी, ईंधन नहीं होगी। जब कोई चीज़ जलेगी तो वो फ्यूल होगी और वो हमें एनर्जी देगी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, उसके बाद यूजलेस कोल होता है। ऐसा कोल होता है जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आता, ज़ाहिर है जल ही नहीं रहा तो किस चीज़ के इस्तेमाल में रहेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं बिटुमेन की। बिटुमेन होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है, सही है। ये भी नॉन फ्लेमेबल होता है, लेकिन हम इसको यूज़फुल बना सकते हैं। कैसे? कि हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएं, इसको हवा की गैर मौजूदगी में जलाएं, तो उससे क्या होगा? हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हमारे पास जो बनेगा वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास बिटुमेन बनना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर भी विस्कस इम्प्योरिटीज़ होती है, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत कम होती हैं। उसके बाद बात करते हैं एंथ्रासाइट की। एंथ्रासाइट जो ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है, इसके अंदर
अंदर कोई विस्कस इम्प्योरिटी नहीं होती, ये जलता भी हैगा, इसको फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये बनने में बहुत साल लगते हैं, इसलिए हम लोग विटामिन कोल को यूज़ करते हैं। अब इतने साल कौन इंतज़ार करेगा, इतने साल तक हम क्या करेंगे, इतने साल तक एनर्जी कहाँ से आएगी, और ये यूज़फुल भी होता हैगा। लेकिन याद रखना हम विटामिन कोल को भी यूज़फुल बना सकते हैं। अच्छा भाई, ये वही पॉइंट्स हैंगे डिस्ट्रक्टिव और फैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद अपने पास लिख लेना, इन नोट्स को कोशिश करना ऐसे ही बना लो, ठीक है। ये जब मैं पढ़ती थी मैंने अपने टाइम में बनाए थे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की कैसे होती है, सॉलिड, देखो जब कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं ना तो उसकी 3 चीज़ें बनती है उससे, सॉलिड बनती है, लिक्विड बनती है, गैस बनती है। ज़ाहिर है जब आप किसी चीज़ को जलाओगे ना तो उससे 3 चीज़ें बनेंगी। ये देखो जब मैं उसको जलाऊंगी, ये है मेरे पास कोयला, मैंने इसको जलाना शुरू किया, इसके अंदर से कुछ चीज़ें गैस बन के निकल जाएंगी, कुछ चीज़ें सॉलिड बन के इसी बर्तन में रह जाएंगी और कुछ लिक्विड बन के नीचे इस जार के अंदर टपक जाएंगी। अब जो गैस है ना वो हमारे पास कोल गैस कहलाती है, जो हमारे पास लिक्विड है वो कोल तार कहलाता है, जो हम लोग अक्सर रोड वगैरह बनाने के लिए डामर वगैरह यूज़ करते हैं वो, और सॉलिड जो है वो कोक है। ये हमारा है बेसिकली कोयला, ठीक है, जिसको हम कोयले के तौर पे यूज़ करते हैं। कोल, ये हमारे पास अच्छा कोल बन के आएगा, ये तो कोल गैस है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अंदर देखो ये MCQ से कार्बन के अबाउट याद रखना कि प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है ना कार्बन की वो होती है कोक। कार्बन की प्योर फॉर्म क्या है, कोक। अगर मैं बोलूँ हार्डेस्ट फॉर्म क्या है कार्बन की तो वो है डायमंड। सबसे स्टेबल फॉर्म क्या है कार्बन की, वो है ग्रेफाइट। कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है तो वो है C14। याद रखना, ये सब बच्चे याद रखना, मैं MCQs में दूंगी। जब भी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है थर्मल डिकम्पोजिशन, कब करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो बिटुमिनस कोल होगा ना ये कन्वर्ट होगा सॉलिड में जो कि कोक होगा, लिक्विड में जिसको कोल तार कहते हैं, और गैस में जिसको हम कोल गैस कहते हैं, ठीक है। अब हम इन सब की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोक जो है वो क्या है, वो बहरूपिया है किसका, कार्बन का एलोट्रोप है, सही है ना, कार्बन थोड़ी, कार्बन का एलोट्रोप है। प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, तो MCQs आ सकता है कार्बन का एलोट्रोप कौन है, कोक। प्योरेस्ट फॉर्म क्या है कार्बन की, कोक। फ्लेमेबल है, जल सकता हैगा, ठीक है। इसको हम लोग मेटलर्जी में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम इसको मेटलर्जी में यूज़ करते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, आप इसकी जो क्या कहते हैं लेक्चर है उसको देख चुके हैं, और नहीं क्लियर है तो इस लेक्चर को दोबारा से देखो और इसके पॉइंट्स को बार बार ऐसे रखो ताकि जहन में आता रहे। अब बात करते हैं कोल तार। कोल तार जो होता है ना, ये तार कोल के तौर पे भी आप लोग क्या कहते हैं डालते हैं, रोड पर डामर के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये डार्क ब्राउन कलर का विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, ये जल नहीं सकता है, ठीक है। जब आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कि जब आप इसको जलाते हैं हवा की गैर मौजूदगी में, ज़ाहिर है लिक्विड है ना, तो हम जब इसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा, हम जब इसको जलाएंगे ना तो हमें 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबू वाले, बहुत ज़्यादा खुशबू वाले मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है जिसको हम कहते हैं बेंजीन, ठीक है। जब आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे ना, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जब आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो आपको इससे क्या मिलेगा, आपको इससे 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे, 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। एरोमेटिक का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुशबू वाले होंगे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगा बेंजीन। बेंजीन जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किंग है, याद रखना ये बात, ठीक है। हम आपको अब ये भी समझ आ गया कि हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं होगी क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, ठीक है। और ये किसका मिक्सर होता है, 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स का होता है। फिर बात करते हैं कोल गैस की। कोल गैस क्या होती है कि ये जो है ये मिक्सचर होता है मीथेन का और हाइड्रोजन का, ठीक है। मीथेन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, कोल गैस। ये जल सकते हैं, इसको हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा ये तो ये हो गया। अब आ जाइए थोड़ा सा बुक की तरफ। यहाँ पे आपने देखा कि कोल गैस या ओवन गैस, कोल गैस या ओवन गैस जो होती है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम घर में भी यूज़ कर रहे होते हैं। कोक प्योर कार्बन होता है, मेटलर्जी में यूज़ करता है, आयरन, स्टील वगैरह की रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा हम कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए, CaCa2 बनाने के लिए, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, CaC2। आयरन का सिंबल क्या है, Fe, ठीक है। ऐसे इन सब चीज़ों को याद रखो। कोल तार जो है ब्लैक विस्कस होता है, इसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। कितने हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, 200, ठीक है, सेकेंड ईयर के बुक में, इसलिए आप लोग कर लो।
फॉर एग्जाम्पल आपने कोल तार को जलाया 117 सेंटीग्रेड पर, तो आपको इससे क्या मिलेगी, आपको इससे लाइट ऑयल मिलेगा जिसको नैफ्था कहते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगी, बेंजीन मिलेगा। टोलीन भी बेंजीन की एक टाइप होती है। जब बेंजीन होता है ऐसा एक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है आपके पास बेंजीन। जब इस बेंजीन के ऊपर बना लो ये स्ट्रक्चर अपने पास, इसके ऊपर जब मैं लगा दूँ CH3 तो ये होगा टोलीन। फिर जाइलिन, ये सब चीज़ें हमें कब मिलती है, जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। हमें तकरीबन 215 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं कोल तार में से। आपकी बुक में 215 लिखा हुआ है तो आप लोग 215 याद रखें, लेकिन आगे भी चले यही आएगा। 215 याद रख लो। सेकेंड ईयर वाले भी 215 लिख दो, लेकिन अगर सेकेंड ईयर आपकी बुक में 200 होना तो फिर इसको चेंज कर लेना। मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है मैंने चूँकि उस टाइम बुक से नहीं पढ़ा था, MKT या वैसे ही नोट्स लिख रहे थे तो शायद मैंने भूल से 200 लिख लिया हो, ठीक है। कोल तार जो है इसको हम लोग कारपेटिंग, रोड के कारपेट करने में भी यूज़ करते हैं, बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा आ जाइए सेकेंड ईयर की बुक की तरफ। और मेरा ख्याल है कि 9 वाले बच्चे बोरियत का मुजाहरा ना करें और थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। अच्छा भाई, बात करते हैं, हमने कोल को डिस्कस किया। बच्चों इसको पढ़ लेना है, वही चीज़ें जो मैं अभी उनको समझा के आ रही हूँ। अच्छा भाई, मैंने बताया गैशियस प्रोडक्ट पे हमें क्या मिलता है, कोल गैस मिलता है, इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। कोल तार मिलता है, ठीक है, कोक मिलती हैगी। अच्छा भाई, ये आपको इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तरीका बताया जाएगा कि जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 4 प्रिंसिपल फ्रैक्शंस मिलते हैं। एक कोल गैस मिलती है, एक कोल तार मिलता है, एक कोक मिलता है और एक अमोनिकल लिकोर्स मिलते हैं। अब ये बात उनकी बुक में शामिल नहीं थी, ठीक है। अच्छा भाई, इन कोल गैस में से जो कंसिस्ट होता है वो मेनली मीथेन। कोल गैस है वो किस पे कंसिस्ट होती है, मीथेन या हाइड्रोजन पे, जिसको हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग मीथेन गैस को पढ़ते हैं, मीथेन जो है CH4 वो क्या है, वो कोल गैस ही तो है, ठीक है। और दिस कोल गैस विच कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन एंड इज़ यूज्ड एज फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये तमाम बातें वही सब लिखी हुई है। अच्छा भाई, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये पॉइंट है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, और ये बात आप लोग भी लिख लेगा। These components are separated by fractional distillation of कोल तार। जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो कोल तार की तो आपको ये सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। बात तो हमने पढ़ लिया। अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो आप समझे, जब आप 100 kg यानी कि 100 kg कोल तार को जलाओगे तो आपको उससे कितना मिलेगा बेंजीन, 1 से 2 किलो आपको उससे बेंजीन मिलेगा। ये बात याद रखने की, ये मेन बात होती है, ठीक है। इस बात को अब कोई भी नहीं भूलेगा। इस लेक्चर को मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। उसके बाद मैं अगले उसके अंदर आपको नेचुरल गैस और आगे रिफाइनिंग वगैरह जो चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है।